जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे हिस्ट्री क्लास 12 और आप सबके लिए हिस्ट्री से सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के दोनों होने वाले हैं, जो कि सेट 1 है। अगर आप 1 से लेके 10 तक सेट कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90 या 95% तक कोई नहीं लाने से रोक सकता है, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% यहीं से प्रश्न आएंगे। तो आपको हम उम्मीद दिलाते हैं कि पूरा का पूरा सेट कर लीजिए और तब बोर्ड एग्जाम में दिखेगा आपको अच्छा खासा नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको टेस्ट होता है। क्या होता है? टेस्ट होता है, और टेस्ट के माध्यम से आप अपना तैयारी पता कर सकते हैं कि आप कितने पानी में है। तो जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको आर्ट्स का ऑल पीडीएफ नोट्स चाहिए, जिसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, फ्यूचर में सारा का सारा मिल जाएगा A to Z, आप हमें इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र अभी आपको थोड़ा सा पैसा लगेगा, उसके बाद वहां पर आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त, बहुत बच्चे ये सब वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन बहुत बच्चे क्या किए, 1 से लेके 5 या 6 तक ही सेट देखे होंगे। लेकिन इस वीडियो में जो 2023 में एग्जाम देंगे या 24 में एग्जाम देंगे, उस बच्चों के लिए क्या किया जा रहा है, अब 10 का 10 सेट कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आप पूरा का पूरा सेट देखेंगे, वो भी शुरू से लेके अंत तक, और थोड़ा सा फास्ट में क्लास होगा ये सभी के सभी, ठीक है। तो जरूर बने रहेंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ये तो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और 1 नंबर देखिए क्या लिखा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या कार्य किए हैं। सबसे पहले प्रश्नों को अच्छा तरह से समझेंगे, उसके बाद उत्तर देने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो अशोक है ना, वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किए। तो सबसे पहले समझिएगा, ये जो अशोक है ना, वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत ही बड़ा कार्य किए है। और ये कार्य जो दिख रही है, ये सभी कार्य के बारे में लिखा गया है। ये सब कार्य के बारे में लिखा गया, जो कि आपको डिटेल के साथ समझाने वाले हैं। तो चलिए अब आपको उत्तर दिखाते हैं, ठीक है। उत्तर में आपको इस प्रकार लिखना है कि कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए तन मन धन से कार्य किया। अब सोचिए, कोई व्यक्ति है, कोई धर्म को प्रचार कर ले, जैसे हम सब हिंदू धर्म को मान्यता देते हैं, कोई मुस्लिम धर्म को मान्यता देता है, तो उस धर्म को बढ़ावा करने के लिए, यह बहुत ही ज्यादा क्या फैलाने के लिए, उसके लिए क्या किए, तन मन धन, यहाँ तक कि पैसा तक की दे देते थे, कार्य किए। अशोक ने महात्मा बुद्ध से संबंधित तीर्थ स्थानों लुम्बिनी, कपिलवस्तु या गया, कुशीनगर तथा श्रावस्ती की यात्राएं की। ये जो अशोक जो देख रहे हैं, वो सभी जगहों पर क्या किया, यात्राएं की, एक जगह जगह पर जा जाके यात्राएं की, और जिन सिद्धांतों का प्रचार किया, जैसे नहीं कहता कि ये सिगरेट मत पियो, बीड़ी मत पियो, गांजा मत पियो, तो उन सिद्धांतों का वो खुद पालन किए कि हम भी नहीं पिएंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार ये जो बौद्ध का जो पालन किए, जिस प्रकार बौद्ध धर्म का होता है, प्रचार प्रसार किया, तो खुद उसका भी पालन किए, ठीक है। उनका पालन स्वयं भी किया स्वयं भी किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के नियमों को, श्रृंखलाओं को, स्तंभों को गुफाओं पर खुदवाया। उसने अनेक स्तूप बनवाए। क्या किए? उसने अनेक स्तूप, क्या क्या होता है, मंदिर वगैरह जानते हैं ना, वो सब बनाए, बड़े बड़े अथी बनवाए, ठीक है, बनवाए। उसने बौद्ध भिक्षु को आर्थिक सहायता दी। आर्थिक सहायता समझते हैं ना, कि पैसा वैसा देकर उसे बौद्ध धर्म को अच्छा खासा दशा वसा बना दिया, ठीक है। बौद्ध धर्म के आंतरिक फूट को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में बौद्धों की तीसरी संगीति का आयोजन भी किया। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु प्रचारकों को भारत के विभिन्न भागों के साथ साथ विदेशों में भी भेजा। श्रीलंका में अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। इस प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बना दिया। इस प्रश्न को थोड़ा सा और डिटेल में समझाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर तक का पूछा जा सकता है, और बोर्ड में बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। अगर यही प्रश्न अगर आप कॉपी में लिखेंगे तो बहुत ही बड़ा बन जाएगा, तो इसीलिए आपको यहाँ पर समझ में बेटर आएगा, ठीक है। देखिए क्या करा, ये जो अशोक देख रहे हैं, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई, कलिंग युद्ध से हुआ था। और ये अशोक जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तन तन मतलब कि पूरा शरीर, मन, अपने मन में रख लिए कि हमें बौद्ध धर्म को प्रचार करना है तो करना है। धन धन मतलब कि उसके पास जितना भी पैसा था, वो सारा का सारा किस पे खर्च कर दिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक ने महात्मा बुद्ध संबंधित तीर्थ स्थानों, ये जो महात्मा बुद्ध जो जानते हैं, उसके तीर्थ स्थानों, जैसे लुम्बिनी हो गया, कपिलवस्तु हो गया, गया हो गया, कुशीनगर हो गया,
इन श्रावस्ती, इन जगहों पर जा जाके यात्राएं की, एक जगह से दूसरे जगह गए और उन पर गए, ठीक है। और जिन सिद्धांतों का प्रचार किया, नहीं कहते कि हम अभी जस्ट बताए थे गांजा भांग ये सब जो पीते हैं उसको मना करते हैं, तो वो खुद मना करते तो नहीं पीते। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल में लिए है, उनका पालन स्वयं भी करते थे। क्या करते थे? अशोक ने बौद्ध धर्म के नियमों को, श्रृंखलाओं को, स्तंभों को, गुफाओं को खुदवाया और उनपे क्या किया? स्तूप बनवाए। जो कि श्रृंखलाएं होते हैं, हड्डी वगैरह हो गया, उसको क्या किए? खुदवा कर और वहां पर बड़े बड़े स्तूप बनवा दिए। बौद्ध धर्म को आर्थिक सहायता दी। जो बौद्ध धर्म भिक्षु बने हुए थे वेशभूषा बन के, सनातन धर्म कहते हैं आप सब, उसको क्या किया? आर्थिक सहायता दी, पैसा वगैरह देकर। बौद्ध धर्म की आंतरिक फुट थी, अंदर अंदर बहुत ही ज्यादा फुट वगैरह थी। फिर बाद में क्या किया? पाटलिपुत्र में बौद्ध की तीसरी संगीति का आयोजन हुआ, तब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। भारत के विभिन्न भागों के साथ साथ विदेश में भी प्रचार किया। कौन किए? श्रीलंका में किए। अशोक अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को क्या किए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विश्व धर्म बना दिया। ये एक प्रकार के नियम है। तो हम आपको यही कहेंगे कि इसे हो सके तो शुरू से लेके समझते हुए चलिएगा, क्योंकि ये समझ में आएगा तो ही आपको अच्छा से समझ में आएगा। प्लीज आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे। अगर आपको लेने का इच्छा है तो एक बार जरूर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए ले लिए, चलिए ले लिए ना, बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चे। एक बार और हम दिखा देते हैं, 1 2 1 2। चलिए हो गया, अब आपने ले लिया होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पूरा का पूरा याद हो गया होगा एक ही बार में, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर में क्या करा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में आप क्या जानते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है, अनगिनत बार कह सकते हैं पूछा गया है ये प्रश्न। यहाँ पर देखिए उत्तर में क्या लिखा है कि चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठा। चंद्रगुप्त के बाद कौन बैठा? चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा। कौन था? उसका पुत्र था। कौन था? उसका पुत्र सिंहासन पर बैठा। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर कि वह एक बड़ा विजेता बन गया। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का। उसने गुप्त साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया और उसमें मालवा, गुजरात या और कठियावाड़ शामिल किए। उसने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेना द्वितीय के साथ किया। कौन किए? ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो देख रहे हैं, थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो देख रहे हैं ना, उसका बेटी था। क्या था? बेटी था, जिसका नाम क्या था? प्रभावती था। और उसका विवाह जो था ना, वाकाटक के वंश के जो राजा थे रुद्रसेन, उसके साथ क्या किया? उनका विवाह करा दिया। इस वैवाहिक संबंध से चंद्रगुप्त को अपने समस्त सेना के विरुद्ध इकट्ठे करने का अवसर मिल गया। प्रभावती वाकाटक राज्य की एक बहुत प्रभावशाली रानी थी, महारानी कह सकते हो, बहुत ही बड़ा महारानी से। कहाँ की थी? वाकाटक की। कहाँ की थी? वाकाटक की बहुत ही बड़ा महारानी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय कई नए प्रकार के सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त जो देख रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त का पुत्र, उन्होंने क्या किए? नए 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 प्रकार के सिक्के जारी किए। उसके सोने के सिक्के से उसकी शक्ति, व्यक्तित्व और स्थिति का पता चलता है। सोने के सिक्के, आप सोच लीजिए, एक प्रकार के सोने के सिक्के चालू कर देता, एक बहुत बड़ी बात है ना? है ना, बहुत बड़ी बात। तो प्लीज आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं हम, क्योंकि इसे साफ कर देते हैं। इससे क्या होगा? आपको अच्छा खासा रिवीजन करने में फायदा हो सकता है, ठीक है। आप जरूर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज अगर आपको समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त, सही बता रहे हैं, अगर दिल से हम बोल रहे हैं, अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा होगा, प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है और समझाने में थोड़ा सा पैसा लगता है हमें, ठीक है। मुंह दर्द करता है, खांसी दर्द हो रहा है, फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मुझे पढ़ाना है, एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है। और जो बच्चे के बोले हैं कि 1 से लेके 10 तक सेट कराएंगे तो कराएंगे, इस बार कराएंगे, क्योंकि 2022 में पूरा करा नहीं पाए थे, लेकिन इस बार पूरा करा के ही छोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे बहुत ही ज्यादा इस बार दिख रहा है, ठीक है। चलिए 3 नंबर देखिए क्या लिखा है कि मेगास्थनीज के बारे में आप क्या जानते हैं? सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न। तो सर आप कैसे बता रहे? तो मेगास्थनीज के बारे में जाके देखिए ना, ऑफिशियल मॉडल पेपर आया, उसमें जाके देखिए, क्वेश्चन बैंक खोलिए, उसमें जाके खोलिए। हम तो कहते हैं कि 1 से लेकर 10 तक से देख लीजिए और क्वेश्चन बैंक खोलिए। अगर नहीं बनेगा तब हम आपको, आप हमें आके कहिएगा सर जो आप बताए तो वो बन ही नहीं रहा, तब हम आप हमें बोलिएगा सर आपने झूठ बोला है, ठीक है। इतना चैलेंज देते हैं। उत्तर देखिए क्या लिखा है कि मेघास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। देखिए क्या करा, प्रश्न को समझिएगा। ये जो मेघास्थनी है, जो कि इंडिका नामक पुस्तक लिखे हैं, और ये क्या थे? यूनान का था। कहाँ के थे? यूनान का था। क्या थे? राजदूत थे। ये ऑब्जेक्टिव में हम बहुत बार कराए हैं, राजदूत थे। क्या थे?
मेघास्त्रनिज क्या थे? राजदूत थे। उसे सनिप्त ने अपना राजदूत बनाकर उसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। मेघास्त्रनिज ने भारत में जो भी कुछ देखा, जैसे मेघास्त्रनिज जो है वो क्या किया, भारत में जो भी कुछ देखा, जैसे स्त्री के बारे में देखा, कृषि वगैरह के बारे में देखा, हड़प नीति के बारे में, ये सब कुछ देखा, तो अपने इंडिका नामक क्या क्या इंडिका नामक पुस्तक में लिख दिया। किसमें? इंडिका नामक पुस्तक में लिख दिया। उसने भारत को जो विवरण प्रस्तुत किया उसमें उसने भौगोलिक, पर्यावरण, भारतीय सामाजिक जीवन, उनकी धार्मिक अवस्थाओं, राजनीतिक तथा प्रशासन के बारे में लिखा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, थोड़ा सा हम पॉइंट के मेन मेन पॉइंट को फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो मेघास्त्रनिज क्या थे, मेघास्त्रनिज किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और ये कहाँ के थे? यूनान के थे। 2 नंबर पूछ लिया। क्या थे? राजदूत थे। राजदूत थे, ठीक है, 3 नंबर हो गया। और ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था भारत। देखिए, और ये जो मेघास्त्रनिज है वो भारत आए थे। भारत में जो भी कुछ देखा, मान लीजिए अमेरिका जाएंगे तो आप अमेरिका में कुछ ना कुछ देखेंगे विचित्र, कि यहाँ की लड़की ऐसी है, वहां का वातावरण वैसा है, ये सब जरूर आप देख के आएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार ये मेघास्त्रनिज में देखिए, तब जाके क्या क्या, इंडिका नामक एक इसका पुस्तक है। क्या है? मेघास्त्रनिज का एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। उसमें क्या क्या उन्होंने पूरा का पूरा लिख दिया भारत के बारे में, भारत के जो वातावरण है, विवरण, उन सभी के बारे में, पर्यावरण, भारतीय सामाजिक जीवन के बारे में, स्त्री के क्या क्या जीवन है, उन सभी के बारे में अच्छे तरह से वो लिख दिए। ठीक है, तो ये अगर आप लिख देते हैं तो 2 नंबर बोर्ड में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, यही प्रश्न आज बोर्ड एग्जाम में आपके जो है क्या कहते हैं, ये आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर में देखेंगे। ये पूछा गया था कि महाजन पद के बारे में चार महाजन पद के बारे में लिखना है। तो ये आपको उल्टा सुल्टा पूछ लिया जाएगा, लेकिन फिर भी आप ऐसे प्रकार आपसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या दिखाते हैं आपको, क्या कर रहा है, महाजन पद के बारे में संक्षिप्त में लिखे, या कहेगा कुछ भी कहे, आपको बताना है। ठीक है, उत्तर में लिखना है कि 16 महाजन पदों के काल में सबसे शक्तिशाली मगध था। कौन था? 16 महाजन पद थे। कितने थे? 16 महाजन पद थे। कौन कौन थे? अवंत थे, वज्जी थे, हम 4 याद करा देते हैं। मगध थे, मगध, और एक थे लिच्छवी, ले सकते हैं, लिच्छवी। ठीक है, ये आपके चारों का चारों अब आप सब्जेक्टिव में लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा ना। जो अभी गंगा नदी, सोन नदी के निकट बसता है, सोन नदी पुनपुन नदी के निकट भी बसता है। मगध ने अपनी राजधानी बढ़ाने के लिए कई जगहों की रानियों के साथ विवाह किया। आप सोचिए, एक तरह का से हम बताते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, और कोई लड़की से आप शादी कर लेते, ठीक है, तो कोई लड़की अगर से आप शादी कर ले तो ये आपके जो होने वाला, कोई कह सकते हैं ससुराल, कह सकते हैं, क्या बोला जाता है पता नहीं, तो उससे आप पे अटैक नहीं करेगा। वही किया था कौन? मगध किए थे। मगध के जो राजा थे वो किए थे। ठीक है, वो क्या किए थे? सभी जगह की रानियों के साथ क्या करते थे? शादी कर लेते, विवाह कर लेते थे, जिसमें से लिच्छवी की राजकुमारी कौशला से विवाह किया। क्या किया? कौशला था, यहाँ पर लिच्छवी नहीं होगा, कौशला होगा। ठीक है, कौशला से विवाह किया लिच्छवी की राजकुमारी, सॉरी यहाँ पर लिच्छवी ही राइट आंसर है, किया, इसीलिए मगध सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, ये भी आप पॉइंट वगैरह बना के आप अच्छा से लिख सकते हैं, राइट। चलिए अब आगे चले, बिल्कुल आगे चलते हैं। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और पॉइंट यहाँ पर आपको समझाते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, 5 नंबर देखिए, कर कि गौतम बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करिए। जो गौतम बुद्ध देख रहे, इसके जीवन के बारे में सही बता रहे, अगर याद कर लीजिएगा तो कोई नहीं 5 नंबर से 7 नंबर रोकेगा। 5 से 7 नंबर किसी का मजाल नहीं है कि रोक दे इसमें से। कैसे? आपको बताते हैं, यही आपको 5 नंबर पूछेगा। और कौन? 2 याद कर लीजिए, 2 को याद करना पड़ेगा लिख के। ये गौतम बुद्ध हो गया, और एक हो गया महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ठीक है, इतना आप अगर याद कर लेते हैं गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के जीवन के बारे में, तो कोई आपको 5 से 7 नंबर किसी का मजाल नहीं है कि रोक दे आपको। ठीक है, इतना चैलेंज देके पढ़ा रहे आपको। ठीक है, चलिए, और ये आगे आएगा, आपको आगे आएगा, इसका वीडियो आएगा, गौतम बुद्ध के बारे में भी आएगा, और महावीर स्वामी के भी बारे में आएगा। चलिए उत्तर में क्या करें कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। सबसे पहले याद रखना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इसमें से ऑब्जेक्टिव 1-2 आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, वो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, 3 नंबर हो गया। ठीक है,
उनके जन्म के 7वें दिन उनकी माँ की मृत्यु हो गई। क्या हुआ? उनके जन्म, जैसे नहीं होता छठियार वगैरह हिंदू धर्म में बोला जाता है, पता नहीं मुस्लिम धर्म में क्या बोला जाता है। तो अगर आप बच्चा जो जन्म लेता है छठियार कहा जाता है, छठियार 6 दिन के बाद होता है। लेकिन यहाँ पर क्या था, ये जो जन्म के 7वें दिन उनकी माँ की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और उसका लालन पालन का अर्थ क्या होता है कि उसे चलाना खिलाना, हाँ, जो भी काम होता है वो क्या की, उनकी मौसी की। कौन की? मौसी गौतमी की थी। ठीक है, याद रखिएगा। 16 वर्ष की अवस्था में उसका विवाह यशोधरा के साथ हो गया था। किसके साथ? यशोधरा के साथ। यहाँ पर हो गया चौथा पॉइंट हो गया था। तथा 28 वर्ष की आयु में उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। और राहुल का अर्थ क्या होता है? रुकावट। ये भी याद रखिएगा, राहुल का अर्थ क्या होता है? रुकावट होता है। ठीक है। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। क्या किया? उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया? गृह त्याग कर दिया। बिहार की बोधगया में उन्हें शिक्षा प्राप्त हुआ। क्या हुआ? बिहार के बोधगया आप जानते हैं ना, वहां पर क्या हुआ? उसे शिक्षा प्राप्त हुआ। और 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, जो कि कहा जा रहा है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लास्ट में लिखते हुए कि जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट समझते हैं, क्या क्या पॉइंट मेन मेन है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा साफ करने दीजिए, उसके बाद आपको पॉइंट समझाते हैं कि कौन कौन सा मेन मेन पॉइंट है। ठीक है, थोड़ा सा कलर ये ले लेते थे कि सबसे पहले याद रखना है कब जन्म हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। कहा? कपिल वस्तु के लोमड़ी नामक। क्या हुआ था? इनके जन्म के 7वें दिन पड़ गया था और इनके 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ शादी हो गया था। और इसका पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। कितने वर्ष की अवस्था में? तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया और 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। क्या होती? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था ज्ञान की प्राप्ति? बोध गया में हुआ था। ये आप जरूर नोट कर लेंगे। ठीक है, और ये प्रश्न अभी जस्ट आपको हाल फिलहाल में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन क्या करा है 6 नंबर में कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण क्या है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पतन के कारण क्या है, जो कि 2021 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 2021 के एग्जाम या 2020 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, याद कर लीजिए। जाके देखिएगा तो देख सकते हैं, अगर आप क्वेश्चन बैंक लिए हैं तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्या करें उत्तर देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पतन 1750 ईसा पूर्व के आसपास हो गया था। कितने ईसा पूर्व में? 1750 ईसा पूर्व में हो गया। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ, जिसके लेकर विद्वानों में मतभेद है। आप देखिए भाई, जो बहुत बड़ा शहर है, एकदम विशाल सम्राट जैसा है, और उसका एकाएक पतन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, तो क्या होगा? अहम बहम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और उस पे क्या होगा? कुछ विद्वानों का मानना है कि अचानक बाढ़ आई होगी। बिल्कुल सही बात है कि बाढ़ के कारण भी हो सकता है, और इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। दूसरे भी विद्वानों का कहना है कि आर्य के आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। आर्य लोग जानते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा मारपीट करने में सम्राट होते हैं, बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं, तो उसके कारण में उसका क्या होगा? मृत्यु हो गया होगा। ठीक है, इसके कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट भी सही है। तीसरे विद्वान का कहना है कि भूकंप आया और हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। ये भी पॉइंट थोड़ा सा ले सकते हैं। इसी प्रकार विद्वानों का कुछ अलग अलग कहना था, लेकिन इस सभ्यता का कैसे अंत हुआ अभी तक किसी को ही पता नहीं है। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका कैसे पतन हुआ किसी को भी पता नहीं है। तो जरूर आप इसे नोट कर लेंगे कॉपी में। क्या करेंगे? कॉपी में नोट कर लेंगे। कैसे? जब ये क्लास खत्म हो जाए तो आप क्या कीजिएगा, एक बार फिर से अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। इससे आपका क्या होगा? प्रैक्टिस हाई लेवल का हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने कॉपी में नोट कर लिया है तो इसे रिवीजन कर लीजिए अच्छी तरह से। 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि इतिवृत्त क्या है। इतिवृत्त क्या है? तो उत्तर में आपको लिखना है, इतिवृत्त से तात्पर्य किसी के बारे में पूर्ण जानकारी या किसी भी चीज के बारे में विस्तार से चर्चा रहती है, उसे इतिवृत्त कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जैसे अशोक के मान लीजिए। ठीक है, अशोक, ठीक है, अशोक ले लीजिए या हड़प्पा सभ्यता ले लीजिए, ये दोनों के दोनों ले सकते हैं। और ये क्या कर रहा है कि इतिवृत्त से तात्पर्य किसी के बारे में, जैसे हम अशोक के बारे में जानना चाहते हैं, तो पूर्ण रूप से जानकारी या किसी भी चीज के बारे में, जैसे हड़प्पा सभ्यता की चीज कोई मान लीजिए, उसके विस्तार रूप से चर्चा रहती है, इसे हम इतिवृत्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट था जो कि शॉर्टकट है, ये ज्यादा खासकर पूछने का चांस तो नहीं है, बट आप चाहे तो याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिया ना, बहुत अच्छी बात है, नोट कर लिया तो गुड, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर ये जो अलबरूनी देख रहे हैं, ये पूछा जा सकता है भाई, ये पूछा जा सकता है। 8 नंबर में देखिए क्या करा, अलबरूनी के बारे में देखते हैं कि अलबरूनी कौन था, विवेचना करें। अलबरूनी कौन था, विवेचना करें। उत्तर में लिखना है कि अलबरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान नामक स्थान पर हुआ था। कहां पर हुआ था? अलबरूनी का जन्म जो हुआ था उज्बेकिस्तान नामक स्थान पर हुआ था। अलबरूनी के पास कई भाषाओं का ज्ञान था। क्या था? अलबरूनी के पास जो था
वो कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, ज्योति हो गया, फारसी हो गया, अरबी हो गया, आदि भाषाओं का ज्ञान था। अल बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। अल बरूनी ने एक किताब लिखा है जिसका नाम किताब उल रहला था। इस किताब से अल बरूनी के बारे में जानकारी मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हम आपको डिटेल के साथ समझाते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करा है, पॉइंट को समझिएगा। सबसे पहले अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है, उज्बेकिस्तान आप जानते होंगे कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये अल बरूनी जो है भाई, ये इतना पढ़ने लिखने में तेज था, ये कह सकते हैं कि भाषाओं को इतना ज्ञान था उसके पास कि वो संस्कृत, हिंदी, ज्योति, हम बात जब पता नहीं हमको ज्योति क्या होता है, ये हमको भी पता नहीं कि, तो ये ज्ञान रखे हुए थे ज्योति का, हमको पता नहीं कि ज्योति क्या होता है। आपको पता है तो जरूर बताइएगा। फारसी भाषा, अरबी भाषा, आदि भाषाओं का ज्ञान था। सोचिए हम सबके पास कौन सी भाषा है? एक अंग्रेजी थोड़ा सा आता है, सॉरी, अंग्रेजी हो गया, एक हिंदी हो गया, और एक हो गया भोजपुरी आता है थोड़ा बोरा। ठीक है, एक मैथिली भी आता है थोड़ा सा। चार से तीन चार के भाषा थोड़ा बड़ा बोल पाते, लेकिन हिंदी, और हिंदी थोड़ा सा अच्छे से बोल पाते, भोजपुरी भी थोड़ा बोल लेते, मैथिली भी बोल लेते, और अंग्रेजी भी थोड़ा बोल लेते। लेकिन इसके पास क्या था? संस्कृत का भाषा था। संस्कृत तो थोड़ा सा और ज्यादा नहीं है। और ये हो गया, हिंदी भी बोल लेते, ज्योति भी बोल लेते, फारसी, अरबी, आदि भाषाओं, मतलब अनेक प्रकार की और भाषा है जिनका ज्ञान था किसको? अलबरूनी को। ये जो अलबरूनी है मोहम्मद गजनी के शासन काल में आए थे। कहा आया था? मोहम्मद गजनी के साथ शासन काल में आए थे। अलबरूनी ने एक किताब लिखा। क्या लिखा? एक किताब लिखा जिसका नाम है किताब उल रहला। क्या नाम है? किताब उल रहला, जिसमें अल बरूनी के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अगर याद कर लीजिएगा तो 2 नंबर आपको कोई नहीं रखेगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए 9 नंबर प्रश्न में क्या करा है? खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं? क्या करा है? खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं? याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, थोड़ा सा हमारे नाक में क्या हो गया? नाक जम गया जैसे लग रहा है। जाम होता है जब समझते हैं कि नाक से सर्दी होती हो जाना, ये हो गया है। तो हम कुछ फ्रीडम फ्रीडम के साथ नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, इसके कारण होगा, तो आपको वीडियो भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन प्लीज अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज आप सो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मुसलमानों से उसके हितों की रक्षा की बात की थी। अब सोचिए कोई आदमी है, और ये आदमी है, ये है और आपसे ये चल वादा कर दे कि हम तुम्हें 5 रुपया देंगे और ये काम कर दो, और वो आप काम कर दीजिएगा, और वो व्यक्ति आपको 5 रुपया नहीं देगा, तो आपको कितना बुरा लगेगा? वही बोला जा रहा है इस वीडियो में। ठीक है, यहाँ पर समझिए, इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मुसलमानों से क्या क्या? मुसलमान के हितों के लिए रक्षा की बात किया। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने यह संधि के द्वारा तुर्की के सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया, और वहां पर क्या किया? दंगादारी स्टार्ट कर दिया, तथा खलीफा खलीफा को उसके पद से हटा दिया गया। और कोई आदमी है, उसको बड़ा सा पद मिला हुआ है, और उस पद से उसे हटा दीजिएगा तो कितना बुरा लगेगा, ये आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या किया? उसको पद से हटा दिया गया। ठीक है, क्योंकि खलीफा मुसलमानों का धर्म गुरु था। नहीं कहते हैं कि हिंदू धर्म में वो गुरु है, पंडितों को गुरु बनाया जाता है, तो उसी प्रकार खलीफा भी था। ठीक है, अतः उनके प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए तथा पद पर बैठाने के लिए हिंदुओं ने 1919 में एक आंदोलन चलाया, जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं। राइट, और ये आपका 10वां लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न को और अच्छे से समझिएगा। चलिए अब देखते हैं 10 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, प्रारूप समिति या मसौदा समिति का एक टिप्पणी लिखे। संविधान का स्वरूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के 7 सदस्य समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। इस समिति ने संविधान को प्रारूप समिति को संविधान सभा के सामने फरवरी 1948 को सौंप दिया गया था। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट ज्यादा अच्छा नहीं है, इसमें वीवीआई कोड है, ये हम पहले बता देते हैं। उसके बाद अगर आपको जो याद करने का होगा वो याद कर लीजिए। सबसे पहले ये जो देख रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको याद कर लेना है 100%। ठीक है, उसके बाद करें, ये भी जो है आपको वीवीआई है। ठीक है, ये भी आपको वीवीआई है 100%, इसे भी आपको याद कर लेना है। मेघा सीरीज के बारे में ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद करिए। महाजन पद के बारे में याद करिए या नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी लिख सकते हैं। उससे भी ज्यादा 100% ये है जो एमवीवीआई, क्या है? एमवीवीआई है, इसे और ज्यादा खासकर अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ये वाला। ठीक है, और उसके बाद करें हड़प्पा सभ्यता, तो आपका वीवीआई एमवीवीआई है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो होता है एमवीवीआई होता है, तो इसे भी आप याद कर लेंगे। ये कोई ज्यादा, ये भी जरूरी थोड़ा बड़ा है, वीवीआई ले सकते हैं थोड़ा बड़ा।
ये नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। ये तो कुछ 4-5 था। अगर आपको सेट 2 चाहिए, मतलब सेट 2 चाहिए, तो जरूर कमेंट करके बताइए। और जो बच्चे 1 से लेके 10 तक मॉडल पेपर का सेट नहीं देखे हैं, जो कि एमसीक्यू का है, अगर आप 90% लाना चाहते हैं तो जाके जरूर देखिए, जिसका लिंक भी अब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अगर आपके नजर में क्लास 10th का कोई बच्चा है तो उसे जरूर शेयर कीजिए आरडीएक्स सेल्फ स्टडी पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं सेट 2 में। आपका कमेंट मुझे जरूर बेसब्री करेगा, और कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।